आज बुखार की हालत में रसोई घर में काम करती हुई अपनी पत्नी सुधा को देखकर राम प्रकाश जी बहुत बेचैन हो रहे थे। कुछ देर पहले ही अपने बेटे अमित द्वारा कहा गया एक एक शब्द उनके कानों में गूंज रहा था। सोचने लगे कि जब वे स्वस्थ थे और नौकरी करके तनख्वाह घर में लाते थे तो अमित बिना किसी झिझक के उनके मांगने से पहले ही उनकी सारी जरूरतें पूरी कर दिया करता था। इस कारण उन्हें अपने बेटे पर पूरा विश्वास था। परंतु कुछ दिनों पहले ही जब उन्हें को दिल का दौरा पड़ा तो उनका अस्पताल में इलाज करवाया गया, जिस पर काफ़ी खर्चा आ गया था। अस्पताल में इलाज करवाने के बाद घर पर रहकर आराम कर रहे थे। आज जब दिल के मरीज राम प्रकाश जी ने अपने बेटे को अपनी पत्नी की दवाइयाँ लाने के लिए कहा तो बेटे ने स्पष्ट सा जवाब दे दिया, पिताजी मेरे पास दवाई लाने के लिए पैसे नहीं है। जितने पैसे आपकी पेंशन के आते हैं वे सब आपके इलाज में ही खर्च हो गए हैं। 2 दिन बाद आपकी पेंशन आ जाएगी तो मैं दवाइयाँ ला दूंगा। और वैसे भी 2 दिन आप दोनों दवाई नहीं भी खाएंगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बाप बेटे में अभी ये बातें चल ही रही थी कि उनकी बहू सीमा अपने बेटे के साथ तैयार होकर गेट पर खड़ी हो गई। अब चलिए भी मूवी शुरू हो जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा। बहू सीमा बोली तो साथ साथ बेटे ने भी कहा, पापा आज खाना भी हम बाहर ही खाएंगे। अमित बच्चों के साथ लाड़ लड़ाते हुए अपनी गाड़ी में बैठाने लगा और हंसते बतियाते तीनों लोग वीकेंड एंजॉय करने के लिए निकल पड़े। बेटे की बातों ने राम प्रकाश जी और सुधा जी के दिल को झकझोर कर रख दिया था। कुछ समय तक तो उन्हें अपने कानों पर भी यकीन नहीं हुआ। बीमारी की हालत में भी अपने और अपने पति के लिए डिनर बनाती हुई सुधा जी सोचने लगी कि यही बेटा बचपन में बीमार पड़ जाता था और उसकी दवाई खत्म हो जाती थी तो कई किलोमीटर पैदल चलकर भी इसके पिताजी इसके लिए दवाई लेकर आते थे। जब बचपन में उसे बुखार चढ़ता था तो सारी सारी रात बैठ करके उसके माथे पर गीली पट्टियाँ रखती थी और जब तक बुखार नहीं उतरता था तब तक मेरी आंखों में नींद नहीं आती थी। और आज इसी बेटे को अपना वीकेंड बनाना हमारी दवाइयों से ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। सोचते सोचते सुधा जी डिनर बनाकर कमरे में ले आई। राम प्रकाश जी का उदास चेहरा देखकर कहने लगी, अजी आप चिंता मत कीजिए, कल सुबह मैं बैंक में से कुछ पैसे निकलवा लाऊंगी और आपकी दवाइयाँ ले आऊंगी। अरे नहीं सुधा, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल मैं ही टहलते हुए चला जाऊंगा और दवाइयाँ ले आऊंगा। राम प्रकाश जी और सुधा जी का एक बेटा और एक बेटी अनु थी। बेटी का विवाह वे 2 साल पहले ही कर चुके थे। अभी 1 साल ही हुआ था राम प्रकाश जी को रिटायर हुए और 1 साल में ही वे अपने बेटे बहू को बोझ लगने लगे थे। अगले दिन शाम को सैर करते हुए राम प्रकाश जी दवाइयाँ लेने निकल गए। सोचने लगे कि शादी के 5 सालों में ही हमारा बेटा पराया हो गया। वे अनायास ही अतीत की यादों में खोने लगे। जब बेटा पढ़ लिख कर अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी पर नियुक्त हो गया था उस समय वे अपने आप को कितना भाग्यशाली समझते थे। अपने बेटे की शादी के लिए वे कितने उत्साहित रहते थे। उन्होंने कोई मांग नहीं रखी थी कि लड़की चाहे नौकरी वाली हो या घरेलू हो, उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। बस लड़की का स्वभाव उन्हें अच्छा चाहिए था ताकि वह परिवार के सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रह सके। बेटे की शादी की जिम्मेदारी राम प्रकाश जी ने अपनी पत्नी सुधा पर ही छोड़ रखी थी और सुधा जी हमेशा से यही चाहती थी कि अमित अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करे। माँ द्वारा पूछे जाने पर अमित ने बता दिया कि वह एक लड़की को पसंद करता है जो उसके साथ ही उसकी कंपनी में काम करती है। अमित द्वारा अपनी पसंद बताए जाने पर सुधा जी और राम प्रकाश जी ने भी उनकी शादी के लिए सहमति दे दी। उन्हें सीमा के बात करने का ढंग और परिवार भी बहुत अच्छा लगा। देखते ही देखते वह दिन भी आ गया था जब सीमा उनके घर में दुल्हन बनकर आई। 2 दिन बाद ही अमित अपनी पत्नी सीमा के साथ घूमने फिरने चला गया था। घूम कर आए तो उनकी बहू सीमा बहुत सारे तोहफे खरीद कर लाई थी, लेकिन अपने ससुराल वालों के लिए नहीं बल्कि अपने मायके वालों के लिए। लेकिन उस समय यह बात उन्होंने यह सोचकर टाल दी कि नई नई शादी हुई है तो लड़की का झुकाव अपने मायके के लिए
रहता ही है। शादी के 2 दिन बाद ही बेटा बहू ने अपना ऑफिस ज्वाइन कर दिया था। सुधा जी हर रोज सुबह सुबह उठकर अपने बेटे और बहू का टिफिन बना दिया करती थी और दोनों के लिए नाश्ता भी बनाकर तैयार रखती थी। अमित और सीमा दोनों एक साथ दफ्तर के लिए निकल जाया करते थे। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद सुधा जी ने महसूस किया कि उनकी बहू सीमा उनके साथ काम करवाने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेती थी। रात को अमित के साथ ही घर वापस आती थी और उसके बाद कमरे में चली जाती थी। रात के सारे खाने का इंतजाम भी सुधा जी ही करती थी और बहू सिर्फ खाना खाने के लिए ही कमरे से बाहर आती और खाना खाकर वापस अपने कमरे में चली जाती थी। सुधा जी और राम प्रकाश जी दोनों ने महसूस किया कि उनकी बहू उनके साथ बात करने में भी दिलचस्पी नहीं लेती थी। शुरू में तो उन्हें लगा कि शायद नया माहौल होने के कारण उनकी बहू इस तरह का व्यवहार कर रही है, लेकिन शादी के 1 साल बाद जब उसने बेटे को जन्म दिया तब भी बहू का व्यवहार वैसा ही था। यहाँ तक कि कभी उसकी ननंद अनु भी उसे मिलती थी तो वह उसके साथ भी अच्छे तरीके से बातचीत नहीं करती थी। अनु ने भी यह महसूस किया कि उसकी भाभी उसके साथ बात करने में भी दिलचस्पी नहीं रखती। यह बात सुधा जी और राम प्रकाश जी के मन में बहुत खटकती थी। खैर धीरे धीरे समय बीतता गया और राम प्रकाश जी के रिटायरमेंट का भी समय आ गया। रिटायरमेंट के बाद राम प्रकाश जी और सुधा जी ने एक पार्क में योगा क्लास अटेंड करना शुरू कर दिया और शाम के समय राम प्रकाश जी कोई ना कोई किताब पढ़ने बैठ जाया करते थे। वे अपने रिटायर्ड जिंदगी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद ही राम प्रकाश जी को दिल में दर्द की शिकायत हुई और अचानक ही दिल का दौरा पड़ गया। इलाज करवाने में ही रिटायरमेंट से मिले हुए सारे पैसे खत्म हो गए और साथ ही खत्म हो गए उस घर में उनके लिए मान सम्मान और इज्जत भी। पिछली बातें याद करते करते अपनी दवाइयाँ लेने जाते हुए राम प्रकाश जी की आंखों में आंसू आ गए। सोचने लगे, यही इंसान की औकात है, जब पैसा खत्म हो जाए तो अपने बच्चे भी भाव नहीं देते। दवाइयाँ लेकर घर वापस आ ही रहे थे तो रास्ते में देखा कि एक हलवाई की दुकान पर जलेबियाँ तली जा रही थी। सुधा जी को जलेबी बहुत पसंद है और कुछ पैसे भी बचे हुए हैं। यह सोचकर राम प्रकाश जी ने थोड़ी सी जलेबी भी खरीद ली। शाम को जब बेटा बहू घर आए तो राम प्रकाश जी अपनी पत्नी के साथ जलेबियों का आनंद ले रहे थे। यह सब कुछ देख करके बेटा भड़क उठा। आप जानते हैं कि जलेबियाँ आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। एक तरफ तो दवाइयों पर पैसे खर्च हो रहे हैं और दूसरी तरफ आप ही उल्टी सीधी चीजें खा रहे हैं। हद हो गई चटोरेपन की। इतने में राम प्रकाश जी ने कहा, बेटा मैं दवाइयाँ लेने गया था और रास्ते में जलेबियों की दुकान पर जलेबियाँ बनती देखी तो मैं तुम्हारी माँ के लिए थोड़ी सी ले आया था। यह सुनकर बहू बोली, लेकिन कल तक तो आपके पास दवाई के लिए भी पैसे नहीं थे, तो आज ये जलेबियाँ कहाँ से आ गई? बहू, मेरे पास कुछ पैसे पड़े थे, मैं उन्हीं पैसों से यह लेकर आया हूँ। और वैसे मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें इस बात के लिए तुम्हें सफाई देनी चाहिए। पिताजी, ये फालतू के खर्चे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम दिन भर काम करके पैसा कमा कर लाते हैं और आप यूं ही उड़ा रहे हैं। एक तो आपकी बीमारी के कारण रिटायरमेंट के सारे पैसे खत्म हो चुके हैं और ऊपर से दवाइयों के खर्चे के कारण हम दोनों पर आपका बोझ बढ़ गया है। अमित ने पिता को जली कटी सुनाई तो बहू ने भी ताना देते हुए कहा, पिताजी आप यहाँ ऐसे फालतू बैठकर अखबार ही तो पढ़ते रहते हैं या फिर किताबें पढ़ लेते हैं। इससे अच्छा आप कोई नौकरी क्यों नहीं शुरू कर देते? कुछ आमदनी भी हो जाएगी और वैसे भी जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक इस तरह से बेकार नहीं बैठना चाहिए। राम प्रकाश जी और सुधा जी अपने बेटे बहू की बात करने के अंदाज और उनकी बातें सुनकर हैरान ही रह गए। कैसी बात कर रही हो बहू, हम दोनों क्या तुम लोगों के ऊपर अब बोझ हो गए हैं? सुधा जी ने कहा, हाँ माँ जी, बोझ नहीं तो क्या हो। कोई भी बेकार और खाली इंसान दूसरे इंसान के ऊपर बोझ ही तो बन जाता है। जब पिताजी बाहर जाकर दवाइयाँ ला सकते हैं तो बाहर जाकर नौकरी क्यों नहीं कर सकते? बहू के मुंह से इतनी अपमानजनक बातें सुनकर राम प्रकाश जी को तो जैसे काटो तो खून नहीं। उन्होंने अपने बेटे की तरफ देखा, वह ऐसे चुपचाप खड़ा था।
जैसे पत्नी की बात में सहमति जता रहा हो। उधर सुधा जी को यह सोच सोचकर हैरानी हो रही थी कि जिस आदमी ने हमेशा डटकर काम किया था, जिसकी ईमानदारी के चर्चे पूरे शहर में किए जाते थे, जिसने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कभी भी कोई कमी नहीं रखी, उस आदमी के स्वाभिमान को तो कितनी ठेस पहुंची होगी। ये सोचकर सुधा जी ने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गई। उनके भैया भाभी दरवाजे पर खड़े थे। उनके चेहरे के भाव से ही दिख रहा था कि उन्होंने सारी बातें सुन ली है। जैसे ही सुधा जी ने अपने भाई की तरफ देखा, वह अपने आंसुओं के सैलाब को रोक न पाई। वे रात को राम प्रकाश जी के घर पर ही रुके। अगले दिन सुबह जब अमित अपनी पत्नी के साथ नौकरी पर चला गया, तो सुधा जी राम प्रकाश जी से कहने लगी कि अब हम इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रहेंगे। यह सुनकर सुधा जी को शांत कराते हुए उनका बड़ा भाई बोला, सुधा, तुम यह बात कैसे कह सकती है? यह घर आप दोनों का खरीदा हुआ है और आप दोनों इस घर को छोड़कर क्यों जाएंगे? अगर किसी को जाना ही होगा तो वह आपके बेटा बहू होंगे। उन दोनों की बातों ने रामप्रकाश जी और सुधा जी को बहुत हौसला दिया। लेकिन जब वह चले गए तो घर में शांति सी छा गई। सुधा जी वैसे ही खाना बनाती रही और अमित और सीमा बेशरम बनकर नाश्ता करते, अपना टिफिन ले जाते और रात को खाना बाहर से ही खाकर आते। रामप्रकाश जी के दिमाग में क्या चल रहा था, कोई नहीं जानता था। वे रोज सुबह निकल जाते और शाम को घर वापस लौटते। सुधा जी भी जब पूछती तो यही जवाब देते कि वक्त आने पर बताऊंगा। एक दिन रामप्रकाश जी ने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी और अपने कुछ दोस्तों को बुलाया। बहुत दिनों बाद घर पर खुशी का माहौल बन गया। घर का माहौल देखकर बेटा बहू हैरान रह गए। सोचने लगे कि ऐसा क्या हो गया है जो घर पर यह सब लोग आए हुए हैं। पिताजी, आज क्या कोई पार्टी है क्या, जो आपके दोस्त घर पर इकट्ठा हो रहे हैं? अमित ने पूछा। रामप्रकाश जी ने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है बेटा, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, सब्र रखो। लो जलेबियाँ खाओ। जब सब लोग पहुँच गए तो रामप्रकाश जी के एक मित्र ने बोला, अब राज खोल भी दो कि तुमने हम सबको यहाँ पर क्यों बुलाया है। तब रामप्रकाश जी बोले, अरे आज बहुत खुशी का दिन है। तुम यकीन नहीं मानोगे कि इस बूढ़े निठल्ले और लाचार आदमी को भी नौकरी मिल सकती है। अब मैं बेकार आदमी नहीं हूँ और मैं सबसे बड़ी बात कि अब मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ। अब मैं अपना और अपनी पत्नी का पूरा खर्चा उठा सकता हूँ और किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मुझे बूढ़ा और बेकार कह सके। यह सब कहते हुए रामप्रकाश जी ने अपने बेटे और बहू की तरफ देखा और अपने मित्र सतीश कुमार का आभार व्यक्त करते हुए बोले, आज मेरे मित्र के कारण मुझे नौकरी मिल पाई है। उन्होंने मुझे अपने दफ्तर में अकाउंटेंट की पद पर नौकरी लगवा दी है, जहां मेरा वेतन भी बहुत अच्छा है। और इसी खुशी में मैंने आज सबके लिए पार्टी रखी है। सभी लोग खा पी कर और उन्हें बधाइयाँ देने लगे। जब सब लोग चले गए तो रामप्रकाश जी ने अपने बेटे और बहू को बुलाया और कहा, बेटा, यदि आज तुम अफसर बनकर खड़े हो तो उसमें मेरा और तुम्हारी माँ का बराबर का योगदान है। तुम्हारी माँ ने दिन रात तुझे पढ़ने के लिए प्रेरित किया और तुम एक बात शायद भूल रहे हो कि मेरे रिटायर होने से पहले तक घर पर मेरी तनख्वाह से ही खर्च होता था और तुम अपनी सारी तनख्वाह बचाकर रखते थे। और आज यदि हमारी दवाइयों पर कुछ पैसे खर्च करने की बात आई तो तुमने हमें कोरा जवाब दे दिया। तुम्हें शायद हमारी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे की बहुत आवश्यकता है। तुम तो जब चाहे घूमने चले जाते हो और बाहर खाना खाकर आते हो, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे का ही सहारा है। अपने पिता की यह बातें सुनकर अमित को अपनी गलती का एहसास हो रहा था और मन ही मन वे बेहद शर्मिंदा हो रहा था, लेकिन बहू के चेहरे पर सिकन तक ना थी। रामप्रकाश जी ने उन्हें आदेश दिया कि बेटा, तुम दोनों 15 दिन के अंदर अंदर अपने लिए नया मकान देख लो, क्योंकि मैं अपने इस घर में अपनी मर्जी के अनुसार रहना चाहता हूँ। मैं यह बात कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरे घर में वह लोग रहे जो मुझे बेकार समझते हैं। अब यह बूढ़ा स्वाभिमान के साथ जीना चाहता है। ये सुनकर अमित जड़वत रह गया और बहू का मुंह खुला का खुला रह गया।
वे दोनों जानते थे कि मुंबई जैसे शहर में किराए का घर ढूंढने का मतलब है कि आधी तनख्वाह उसी में निकल जाएगी और घर के बाकी के खर्चे अलग। अपनी पत्नी सीमा को माफी मांगने के लिए कहा तो दोनों एकाएक माता पिता के चरणों में गिर पड़े और बोले, हमें माफ कर दीजिए पिताजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस पर सुधा जी बोली, अमित बेटा, हमें तुमसे कोई गिला नहीं है, लेकिन तुम्हारे पिताजी जो कह रहे हैं वह भी गलत नहीं है। तुम्हें 15 दिन के अंदर अपना आशियाना ढूंढना ही पड़ेगा ताकि हम अपना जीवन स्वाभिमान के साथ जी सकें। तुम मेरे बेटे हो, इसलिए मैं चाह कर भी तुम्हें मुंह नहीं मोड़ सकती, लेकिन मुझे अपने पति का स्वाभिमान भी उतना ही प्रिय है। बेटा, हम भारतीयों का दिल ही कुछ ऐसा है कि बेटा कितना भी बुरा क्यों ना कर ले, फिर भी हम उसके लिए अच्छा ही सोचते हैं। इसलिए हम दोनों ने यह फैसला लिया है कि जब तक हम जिंदा हैं इस मकान पर हमारा हक रहेगा और हमारे मरने के बाद यह मकान तुम्हारा होगा। आज अमित और सीमा को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। आज उन्हें समझ में आ रहा था कि अपने पिताजी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है।